हाय हेलो एवरीवन। सो केबल्स एंड वायर स्पेस से एक माइक्रो कैप प्लेयर पे आज हम डिस्कशन करेंगे। शॉर्ट डिस्कशन रहेगा बिकॉज कॉन कॉल वगैरह कंपनी करती नहीं है। एंड इनका बिजनेस मॉडल हमने लास्ट क्वार्टर में भी कवर किया है। सो डेल्टन केबल पे बेसिकली आज हम डिस्कशन करेंगे। लास्ट क्वार्टर में हमने फर्स्ट टाइम इस कंपनी को कवर किया था एंड वहां से अगर आप स्टॉक देखोगे तो बहुत सॉलिड रिटर्न्स दिए हैं। मार्केट ने काफी अच्छा रिवॉर्ड किया इसके बिजनेस परफॉर्मेंस को। बट ऑफकोर्स हमको फोकस करना है कि कंपनी आज कैसा कर रही है एंड यहाँ से आगे का कैसा आउटलुक, कैसा अपॉर्चुनिटी लगता है इस बिजनेस का। सो डेल्टन केबल ऑलमोस्ट 75 ईयर्स ओल्ड कंपनी है। राम कुमार गुप्ता जी ने इस कंपनी को स्टार्ट किया था। देन जो सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर है विजेंद्र कुमार गुप्ता जी, वो इस कंपनी के चेयरमैन है। ऑलमोस्ट 60 ईयर्स का एक्सपीरियंस है उनको इंडस्ट्री का। एंड उनके जो सन है विवेक गुप्ता जी, वो इनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। डे टू डे ऑपरेशन वगैरह वही मैनेज करते हैं। सो उनको भी 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मतलब दोनों प्रोमोटर को काफी स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का। देन डेल्टन केबल का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे पास्ट का तो कुछ खास परफॉर्मेंस रही नहीं है कंपनी की। बहुत मीडियोकर बिलो एवरेज परफॉर्मेंस आप बोल सकते हो। ग्रोथ भी कुछ खास नहीं थी। मार्जिन्स के नंबर भी बहुत एवरेज हैं। रिटर्न रेशियो भी बहुत खराब रहा है कंपनी का। बिकॉज पहले ये सिर्फ एक ही सेक्टर पे फोकस करते थे, टेलीकॉम सेक्टर पे इनका फोकस रहता था। वहाँ उन कंपनीज के लिए ये केबल वगैरह बनाने का काम करती थी। एंड क्लाइंटील भी बहुत कॉन्सेंट्रेटेड था कंपनी का, जिसकी वजह से ग्रोथ मार्जिन बहुत ज्यादा एवरेज रहते थे कंपनी के। लेकिन लास्ट 2-3 ईयर्स से अगर हम देखें कंपनी की परफॉर्मेंस में तो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आया है। तो बेसिकली मैनेजमेंट ने क्या किया है कि अपना सेगमेंट में डाइवर्सिफिकेशन किया है। इन्होंने कुछ ऐसे एरियाज आइडेंटिफाई करे हैं जहां पे आज भी अच्छी ग्रोथ आ रही है एंड नेक्स्ट कुछ ईयर्स के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग टेलविंड नजर आ रहा है अगले कुछ सालों के लिए भी। तो टेलीकॉम से डाइवर्सिफाई किया इन्होंने सबसे पहले ईपीसी सेगमेंट के अंदर। ईपीसी में जैसा हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की बहुत एग्रेसिव स्पेंडिंग चल रही है पूरे इंफ्रा के ऊपर। रोड्स बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, आपका ब्रिजेस वगैरह बन रहे हैं। प्लस रियल स्टेट में अगर आप देखोगे तो बहुत सॉलिड टेलविंड है। अगर आपने फर्स्ट हाफ का डेटा देखा होगा तो लास्ट 10 ईयर का सबसे बेस्ट नंबर्स आया पूरे रियल एस्टेट सेक्टर के लिए। कंपनीज वहां पे क्या बोल रही हैं कि हमारा प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट होने से पहले ही जो जो प्रोजेक्ट है उसको वो पूरा फुल हो जा रहा है। इतनी सॉलिड डिमांड चल रही है पूरी इंडस्ट्री में। सो वहां पे बहुत अच्छी ग्रोथ है। दूसरा कंपनी ने डाइवर्सिफाई किया रेलवे सेगमेंट के अंदर। सो अगेन रेलवे में भी हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट लगातार स्पेंडिंग बढ़ाता जा रहा है। 2018-2019 से उन्होंने अनाउंस किया है कि रेलवे का मॉडर्नाइजेशन करना है, मेट्रो को कनेक्ट करना है हर एक सिटी के अंदर, एग्जिस्टिंग लाइंस को और इंक्रीज करना है। तो इन दोनों सेगमेंट में कंपनी ने फोकस किया। सो इनका हुआ क्या है कि टेलीकॉम में जो इनका एलोकेशन था वो काफी कम हो गया। एंड ईपीसी और रेलवे इन दोनों सेगमेंट में कंपनी का एलोकेशन इंक्रीज हुआ है लास्ट कुछ ईयर्स के अंदर। जिसका रिजल्ट क्या दिखता है हमको कि इनका सेल्स ग्रोथ लास्ट 2-3 ईयर में ऑलमोस्ट 40-50% पे ग्रो हुआ है। कंपनी का पैट ग्रोथ ऑलमोस्ट 150% पे ग्रो हुआ है। एंड अगर आप इनके रिटर्न रेशियोज भी देखोगे जो पहले बहुत एवरेज थे, आई थिंक लो सिंगल डिजिट के आसपास थे, अब कंपनी का आरओई प्लस आरओसी दोनों 20% के आसपास कंपनी मैनेज कर रही है। सो ये एफिशिएंसी आई है इनके लास्ट 2-3 ईयर्स के अंदर। तो कंपनी का इस क्वार्टर का परफॉर्मेंस देखते हैं एंड बेसिक बिजनेस मॉडल डिस्कस करेंगे। तो 75 ईयर्स ओल्ड कंपनी है। एंड आज कंपनी कहाँ फोकस कर रही है? रेलवे के ऊपर, ईपीसी के ऊपर, टेलीकॉम के ऊपर, जहां कंपनी पहले भी काम करती थी। एंड साथ में स्मार्ट मीटरिंग एक और आपका हाई ग्रोथ सेगमेंट। देन ये सारे इनके सेक्टर्स हैं, ये सारे अलग अलग कैटेगरीज के कंपनी प्रोडक्ट वगैरह बनाती है। और क्योंकि इन्होंने 2-3 अलग सेगमेंट्स में फोकस करना स्टार्ट किया है तो कंपनी का जो टैम है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट, वो सडनली बढ़ गया है। आप देखोगे कि इनमें से जितने भी स्पेस हैं, जितने भी सेक्टर्स हैं, सब ऑलमोस्ट हाई ग्रोइंग सेगमेंट है। सब में कैपेसिटी एडिशन हो रही है। चाहे वो एरोस्पेस हो, ऑयल एंड गैस हो, स्मार्ट मीटरिंग हो, या सीमेंट एंड स्टील का सेक्टर हो, रेलवे सेक्टर हो। सो बिल्कुल इन्होंने हाई ग्रोथ सेगमेंट, हाई ग्रोथ सेक्टर के ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया है। सो बेसिकली कोई भी बिजनेस को जब आप देखते हो कि वो नई टेरिटरी में जा रही है या फिर नए सेगमेंट्स की तरफ फोकस करना स्टार्ट कर रहे हैं या नए प्रोडक्ट की तरफ फोकस करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बन जाता है उस बिजनेस को ट्रैक करने का। बिकॉज कोई भी मैनेजमेंट किसी भी नए मार्केट को तभी एंटर करती है जब उनको लगता है कि वहां पे ग्रोथ पोटेंशियल बहुत स्ट्रांग है। जैसे आप पास्ट में देख सकते हो कि 2020 के टाइम पे, कोविड के टाइम पे, हमने बैंकिंग में देखा कि आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, इन्होंने सडनली अपना प्रोडक्ट मिक्स चेंज कर लिया कॉर्पोरेट होलसेल से रिटेल की तरफ। बिकॉज वहां पे एनपीए का कोई प्रॉब्लम नहीं था और डिमांड बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। वही 3-4 ईयर्स आपको दिखेगा कि बाकी सारे बैंकों ने अंडर परफॉर्म किया, लेकिन आपके जो ये आईसीआईसीआई, एक्सिस, इंडसइंड थे, इन्होंने बाकी सारे बैंकों को आउट परफॉर्म किया। बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा इनका, मार्जिन भी बाकियों से बेटर हुआ, आरओई का नंबर भी बाकियों से बेटर हुआ। तो जब भी हम देखते हैं कि बिजनेस जो है वो कोई ऐसा स्ट्रेटेजिक चेंज कर रहा है अपने मॉडल के अंदर, तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बनता है इसको ट्रैक करने का। तो वो हमको डेल्टन केबल के नंबर्स में भी दिखता है। क्लाइंटील बहुत स्ट्रांग है कंपनी का।
अभी आई थिंक 1-2 क्वार्टर पहले इन्होंने अदानी एंड शपूर जी को भी ऑन बोर्ड किया है अपने क्लाइंट के उसमें। सो क्लाइंटेल बहुत स्ट्रांग है एंड इससे हमको इनकी क्रेडिबिलिटी भी पता चलती है। एंड प्रोबेबली एक रीजन ये भी हो सकता है कि इनको क्योंकि 75 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का, जैसे शक्ति पंप को पंपिंग इंडस्ट्री में मिलता है कि गवर्नमेंट से जो भी टेंडर आता है तो उनका मार्केट शेयर उसमें ज्यादा है बिकॉज 40-42 ईयर्स का एक्सपीरियंस है उनको इस इंडस्ट्री का। सेम एडवांटेज प्रोबेबली डेल्टन केबल को भी इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर इस सेक्टर के अंदर मिलता है। देन अभी इनकी एक ही मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है लेकिन इसकी जो कैपेसिटी है वो 700 करोड़ की है। FY24 में अगर आप इस कंपनी का एनुअल रेवेन्यू देखोगे तो 400 करोड़ के आसपास था, यानी अभी भी वहां पे ऑलमोस्ट कंपनी डबल कर सकती है अपने रेवेन्यू को। और अभी इन्होंने एक और फैसिलिटी बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया है तो क्योंकि डिमांड का आउटलुक काफी स्ट्रांग लग रहा है। देन ये 3 मेन सेक्टर्स हैं और ये आप इनके लीवर्स देख सकते हो। गवर्नमेंट का पुश है प्लस प्राइवेट कैपेक्स भी आ रहा है, 5G रोल आउट चल रहा है। सो ये सारे मेन ड्राइवर्स हैं जो कंपनी की ग्रोथ को ड्राइव कर रहे हैं। पास्ट का हर्डल जैसे हमने डिस्कस किया कि कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो था, क्लाइंटेल इतना ज्यादा डाइवर्सिफाई नहीं था, वो सारे प्रॉब्लम्स थे। लेकिन ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन जो इन्होंने किया है लास्ट 2-3 ईयर्स के अंदर, उसका हमको ये नंबर्स में रिजल्ट देखने को मिला है। FY22 में कंपनी का जो एनुअल रेवेन्यू 160 करोड़ था, FY24 में 402 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने रिपोर्ट किया है, मतलब ऑलमोस्ट 2.5x ग्रोथ आई है कंपनी के टॉप लाइन के अंदर। और इसका मेन इंप्रूवमेंट कहां से आया है तो आप इनका एसेट टर्नओवर देख सकते हो, इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देख सकते हो। सो पहले इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 44% था बट अब कंपनी 76% पे के यूटिलाइजेशन पे ऑपरेट कर रही है। यानी क्या हुआ, आपका ऑपरेशनल एफिशिएंसी हो गया। जो 100 करोड़ जनरेट करने वाली जो मेरा प्लांट था, पहले मैं उसमें सिर्फ 44% यूज कर पा रहा था, आज मैं उसका 76% यूज कर रहा हूं, यानी मेरी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ गई। देन एसेट टर्न, पहले मैं 100 रुपीज के एसेट पे लेट्स से 200 का मैं रेवेन्यू जनरेट कर रहा था, आज मैं उसी 100 रुपीज के एसेट पे ऊपर 400 रुपीज का रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ, यानी मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। तो आपका एफिशिएंसी बढ़ा, आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ गया, जिसकी वजह से हमको ये ग्रोथ नंबर्स देखने को मिले हैं कंपनी के। इवन अगर आप फर्स्ट हाफ का भी डेटा देखोगे सो 318 करोड़ का रेवेन्यू आया है कंपनी का फर्स्ट हाफ में, यानी अभी 6 मंथ्स अभी पेंडिंग है। और फुल ईयर बेसिस पे कंपनी बहुत आराम से 650 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट कर सकती है बिकॉज H2 इन कंपनीज के लिए बेटर होता है कंपेयर टू H1। तो ये सारे ग्रोथ लीवर्स है कंपनी के। देन अब क्योंकि आपका ग्रोथ आया, बिजनेस में मार्जिन इंप्रूव हुए, आपके प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुई, सो आप देखोगे कि इनका जो बेसिक्स हम देखते हैं वर्किंग कैपिटल वो भी इंप्रूव हुआ है। कैश कन्वर्जन साइकिल इस कंपनी का जो 214 था पहले, अब वो आपको दिखेगा 99 डेज के ऊपर आ गया है। क्यों? बिकॉज आपका जब ग्रोथ इंजन सही डायरेक्शन में जा रहा है, आपके बिजनेस में जब डिमांड है, जब ग्रोथ है, सो ऑटोमेटिकली ये सारे रेशियोज इंप्रूव हो जाते हैं। इसीलिए हम बार बार डिस्कस करते हैं कि बिजनेस का मॉडल समझना जरूरी है, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है वो समझना जरूरी है। बिकॉज अगर आपका कैश फ्लो पॉजिटिव है लेकिन ग्रोथ ही नहीं है तो शेयर होल्डर के लिए आप कोई रिवॉर्ड नहीं जनरेट कर सकते। शेयर होल्डर का फायदा तभी है जब बिजनेस में ग्रोथ है, जब बिजनेस ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है जहां पे डिमांड स्ट्रांग है, जो इस कंपनी ने करना स्टार्ट किया FY22 से। तो आप अज्यूम करो अगर हमने FY22 या FY23 में सिर्फ इस बेसिस पे ऐसे बिजनेस को इग्नोर किया होता कि कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल खराब है, इन्वेंट्री का प्रॉब्लम है, वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम है, तो ये पूरी स्टोरी कोई भी मिस कर देगा। बिकॉज हम क्या देख रहे हैं, हम कंपनी का आज देख रहे हैं, हम कंपनी का फ्यूचर नहीं देख रहे। फ्यूचर आप तभी एस्टिमेट कर सकते हो जब आप उनके डिमांड पे फोकस करते हो, जब आप मॉडल देखते हो कि वो कहां पे फोकस कर रहा है, किन प्रोडक्ट्स के अंदर जा रहा है, किन सेगमेंट्स के अंदर जा रहा है। सो वही रीजन है कि कंपनी के इन सारे बेसिकली एफिशिएंसी बोल सकते हैं कि एफिशिएंसी भी कंपनी की इंप्रूव हुई है। देन अभी इन्होंने नेक्स्ट 5-6 ईयर्स का गाइडेंस भी बहुत सॉलिड दिया है। तो मैनेजमेंट कह रहा है कि हमारा FY24 में 400 करोड़ का रेवेन्यू था, बाय द एंड ऑफ FY2030 कंपनी 2500 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट करे, यानी ऑलमोस्ट 6 टाइम ग्रोथ ये प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट 6 ईयर्स के अंदर। इस साल ऑलरेडी कंपनी 650 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। सो ऑलमोस्ट 35-36% का ग्रोथ कैगर ये प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट 5 to 6 ईयर्स के अंदर। और उसके क्या क्या लीवर्स हैं, तो एक तो पूरे सेक्टर के अंदर ग्रोथ है, मतलब अगर आप पॉलीकैब जो सेक्टर का लीडर है उनका अगर आप कॉन कॉल देखोगे, मैनेजमेंट का व्यू देखोगे, तो उनकी कंपनी क्या कह रही है कि Q2 में कंपटीशन इंटेंसिटी जरूर बढ़ी है। लास्ट कुछ ईयर्स में ऐसा बिल्कुल हुआ है कि जो छोटे प्लेयर्स हैं उन्होंने भी नई कैपेसिटी लाई है इस इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन ऐसा कोई सिनेरियो नहीं बनाई कि डिमांड कम हो गई और सप्लाई ज्यादा आ गई है। मतलब जब भी आप देखते हो किसी सेक्टर में टेलविंड आता है और सडनली सारी कंपनीज कैपेक्स करना स्टार्ट करती है, सो धीरे धीरे करके एक टाइम ऐसा आता है जहां पे आपका डिमांड कम होने लगता है लेकिन सप्लाई बढ़ जाती है, कैपेसिटी बढ़ जाती है। जैसे होटल सेक्टर में हमने देखा है पास में,
रियल एस्टेट सेक्टर में हमने बहुत बार ऐसा केस देखा है, जो 7-8 ईयर्स का जो पूरा लल पीरियड था रियल एस्टेट के लिए, वहां पे क्या हो गया था कि सबके पास इन्वेंट्री इतनी ज्यादा बढ़ गई थी लेकिन इतना डिमांड ही नहीं था। तो क्या ऐसा कोई रिस्क है अभी केबल वायर सेक्टर के अंदर? इससे पॉलीकैब की मैनेजमेंट बिल्कुल डिक्लाइन कर रही है, बिकॉज वो मार्केट लीडर है, उनको अच्छे से आइडिया है कि इंडस्ट्री में मीडियम प्लेयर जो स्मॉल प्लेयर हैं किस लेवल की कैपेसिटी एडिशंस कर रहे हैं वो। तो उनकी मैनेजमेंट कह रही है कि नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स के लिए इतना स्ट्रॉन्ग डिमांड आउटलुक है अभी कि जो नया कैपेक्स आने वाला है इंडस्ट्री में हर एक बड़े छोटे प्लेयर का, वो बहुत कम पड़ेगा उस डिमांड को कैटर करने के लिए। उनकी मैनेजमेंट तो कह रही है कि 1000 करोड़ का 1100 करोड़ का कैपेक्स हम इस साल कर रहे हैं, अगले साल सेम कैपेक्स करेंगे हम, स्टिल जिस लेवल की डिमांड है उसको मीट नहीं कर पाएंगे। तो हमको क्या समझ आता है कि डिमांड टेलविंड बहुत स्ट्रांग रहने वाली है सेक्टर की एटलीस्ट नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स के लिए। और इनकी मैनेजमेंट भी कह रही है कि 10% के आसपास का ग्रोथ पूरे सेक्टर में रहेगा। देन जैसे हम बाकी रिटेल सेक्टर में देख रहे हैं कि अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ मार्केट शेयर जा रहा है, वैसे ही डेल्टन की मैनेजमेंट भी कह रही है कि यहाँ पे भी धीरे धीरे जो क्लाइंट्स हैं वो ब्रांडेड प्लेयर्स को प्रेफर कर रहे हैं, अनब्रांडेड जो प्लेयर्स हैं, लोकल रीजनल प्लेयर्स हैं, उनका मार्केट शेयर लगातार कम होते जा रहा है। एंड बाय द एंड ऑफ FY 2027 80% मार्केट शेयर जो है वो ब्रांडेड प्लेयर्स के पास आ जाएगा। सो ये सारे ग्रोथ लीवर्स है। देन ये कंपनी का पास्ट का जर्नी है पूरा। इस क्वार्टर में अगर आप इनका परफॉर्मेंस देखोगे, सो रेवेन्यू ग्रोथ वगैरह तो अच्छी आई है, लेकिन रेवेन्यू मिक्स अगर हम देखते हैं तो कंपनी का सबसे ज्यादा रेवेन्यू कहां से आता है? ईपीसी और रेलवे वाले सेगमेंट से। रेलवे इनका 46% कंट्रीब्यूट करता है और ईपीसी सेगमेंट 44% कंट्रीब्यूट करता है। यही मेन ट्रिगर था जो इस कंपनी का परफॉर्मेंस चेंज हुआ है, जो बिजनेस में एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। बिकॉज पहले ऑलमोस्ट पूरा 100% रेवेन्यू कंपनी का टेलीकॉम से आता था। आज अगर आप देखोगे तो टेलीकॉम प्लस अदर सेगमेंट सिर्फ 10% कंट्रीब्यूट करते हैं। मेजर कंट्रीब्यूटर ईपीसी और रेलवे से है। तो जब भी आप किसी बिजनेस को ट्रैक करते हो, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है जो हमने अभी भी डिस्कस किया कि कभी भी मॉडल, आई थिंक एमबीए में भी हम पढ़ते हैं कि जब भी कोई बिजनेस, कोई मैनेजमेंट नई टेरिटरी में जा रहा है, नई एरिया पे फोकस कर रहा है, सो वो एक ट्रिगर पॉइंट होता है कि मे बी उसका ग्रोथ बढ़ने वाला है, वो नए ग्रोइंग सेगमेंट के ऊपर जा रहा है। उसका अपोजिट भी हो सकता है जब तक वो अपना कैपेसिटी लेकर के आए तो सेक्टर में डिमांड भी कम हो जाए, लेकिन एटलीस्ट वो एक पॉइंट है कि जहां पे हमको ट्रैक करना चाहिए उस बिजनेस को, क्योंकि वहां पे एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट हो रहा है बिजनेस मॉडल के अंदर। सो वही इस कंपनी के लिए हुआ। देन अगर आप इनका रिजल्ट वगैरह देखोगे इस क्वार्टर का, सो अगेन 94% का ग्रोथ आया है कंपनी के टॉप लाइन में। एंड क्योंकि इनके एक्सपेंसेस वगैरह बढ़ गए हैं तो आपको दिखेगा कि इबिट्टा का ग्रोथ थोड़ा सा कम रहा है, 27% का रहा है। मार्जिन्स बेसिकली कम हुए हैं इनके भी। कॉपर के प्राइसेस एक्चुअली बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अप्रैल से सितंबर का अगर आप पीरियड देखोगे तो बहुत वोलेटिलिटी रही है रॉ मटेरियल के प्राइसेस में। जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं, पॉलीकैब, केईया इंडस्ट्री, फिनोलेक्स, आरआर काबिल, सबके मार्जिन्स कंप्रेस हुए हैं Q2 के अंदर। सो उसी का इम्पैक्ट इनके रिजल्ट में भी देखने को मिला है। प्लस कंपनी क्योंकि कैपेक्स कर रही है तो इनका फाइनेंस कॉस्ट भी बढ़ गया है, डेप्रिसिएशन भी बढ़ गया है। तो पीबीटी वैसे तो वाई लेवल पे इनका 6% नीचे गया है, लेकिन इनको अदर इनकम में गेन मिला है, लगभग 10 करोड़ का इनका गेन आया अदर इनकम के अंदर, जिसकी वजह से पैट कंपनी का 154% पे ग्रो हुआ है ऑन अ वाई बेसिस। सो रिजल्ट ओवरऑल अगर हम देखें तो अच्छा रिपोर्ट करा है कंपनी ने। एंड प्लस अगर आप जो बाकी मैनेजमेंट हैं, जो लीडर्स हैं सेक्टर के, उनकी मैनेजमेंट का भी व्यू देखोगे तो उनकी मैनेजमेंट ने भी क्या बोला है कि Q1 में गवर्नमेंट की तरफ से स्पेंडिंग थोड़ी सी कम थी बिकॉज इलेक्शन का टाइम था, लेकिन Q2 से पिकअप होना स्टार्ट हो गया क्योंकि गवर्नमेंट का भी टारगेट है कि जो उन्होंने बजट में अपने लिए टारगेट सेट किया है इस फिस्कल के लिए वो उनको कंप्लीट करना है। तो उनकी तरफ से स्पेंडिंग बढ़ गई है, एग्जीक्यूशन बढ़ गया है कंपनीज की तरफ से। तो H2 जो है वो हर एक कंपनी ने बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दिया है H2 के लिए, यानी Q3 और Q4 के लिए। इनफैक्ट KEI ने भी बोला है कि मार्जिन ब्रॉडली हमारे मेंटेन करेंगे। पॉलीकैब भी कह रहा है कि जैसा ऑर्डर बुक चल रहा है उसको लेकर के H2 में अच्छी ग्रोथ आएगी हमारी। सो यहाँ से एक अच्छा आउटलुक बनता है इस कंपनी के लिए भी। अपॉर्चुनिटी भी अगर आप देखोगे तो वैसे तो हमको दिखता है कि इनका पी मल्टीपल 97-98 के आसपास है, लेकिन जब हम इसका फॉरवर्ड पी देखते हैं तो वो 43-45 के आसपास नजर आता है। क्योंकि इनका अगर आप H1 का प्रॉफिट देखोगे Q1 प्लस Q2 तो ऑलमोस्ट 10 करोड़ के आसपास का पैट कंपनी ऑलरेडी कर चुकी है, 10-11 करोड़ का पैट ऑलरेडी हो गया है। FY 24 में कंपनी का पैट था 15 करोड़ का। अब जो H2 है उसमें अगर कंपनी 20% का भी ग्रोथ करती है कंपेयर टू लास्ट ईयर का H2, सो एनुअल पैट कंपनी का बहुत इजीली 24-25 करोड़ का हो जाता है। यानी जब मैं फॉरवर्ड पी देखता हूं स्टॉक का, सो मुझे वही 43-45 के आसपास नजर आता है। नेक्स्ट 4-5 ईयर्स के लिए ग्रोथ गाइडेंस काफी सॉलिड है, 35-36% का ग्रोथ कैगर कंपनी टारगेट कर रही है। न्यू कैपेसिटी ये लेकर के आ रहे हैं, ROE कंपनी का बढ़ गया है।
और इंडस्ट्री में भी हमको समझ में आता है कि बहुत सॉलिड टेलविंड्स है, काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड है पूरी इंडस्ट्री के लिए। तो डेफिनेटली एक अच्छा बैट बनता है, ट्रैकिंग इनका कंटिन्यू रखेंगे। कुछ और स्मॉल कैप माइक्रो कैप प्लेयर्स हैं इस इंडस्ट्री से, so उनको भी ट्रैक करेंगे हम इसी वीक के अंदर। बट ये अच्छा बैट लगता है। बाकी देखते हैं अगले क्वार्टर में कैसी परफॉर्मेंस रहती है कंपनी की। आपकी जो भी डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।